वेलकम टू आशीष स्टडी क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोगों ने एक गणित का एक टॉपिक किया था, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। आज हम लोग गणित में कई चीजें करेंगे। हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे। सबसे पहले संख्याओं के बारे में, संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद में हम लोग रोमन अंक भी पढ़ेंगे और स्थानीय मान के बारे में सीखेंगे। ये तो तुम्हारा जो दूसरा वाला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2, इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स, संख्याएं। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। बहुत सी संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। संख्याओं को हम लोग सबसे पहले सम संख्या से देखेंगे। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या सम संख्या इवन नंबर। सम संख्याएं लिख लो, संख्याएं, नंबर। सम संख्या में क्या होगा? सम संख्याएं वो सब संख्याएं सम संख्याएं होंगी जिन संख्याओं के अंत में कितना मिले, या तो जीरो मिले या फिर एक, सॉरी, 0, 2, 4, 6, 8। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 मिले वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप कई एक संख्याओं को देख सकते हो। जैसे कोई संख्या आप लिख लो, 20 लिख लिया आपने, सम संख्या है। लास्ट में कितना मिला? 0। या और अन्य संख्याओं को लिख लो। मान चलो आपने एक बड़ी सी संख्या लिखी और लास्ट में 4 लिख दिया। 4 आपको पता है अंत में 4 आ जाए तो फिर वो संख्या कैसी होती है? सम संख्या। हम लोग देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर। विषम संख्या है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या होता है? जैसे कि सम संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहा था, वैसे ही इन जो विषम संख्या होंगी इनके भी अंत में क्या क्या मिलेगा? या तो आपको अंत में 1 मिलेगा, या तो फिर 3 मिलेगा, 5, 7, 9। जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 मिल रहा है वो सभी संख्याएं कैसी संख्या होंगी? सभी संख्याएं विषम संख्या होंगी। उदाहरण के लिए आप एक दो संख्याओं को दे सकते हो। जैसे हमने एक संख्या ली 312 और लास्ट में 1 लिख दिया आपने। 3121 आपने कर लिया पूरा, तो लास्ट में कितना मिल रहा है? 1। लास्ट में 1 मिल रहा है, इसका मतलब हमने क्या बताया? अंतर से ही देखना है। अंत में अगर 1 है तो संख्या कैसी है? विषम। 1 मिले या 3 मिले या 5 या 7 या 9, आप एक संख्या लिख लो 47। लास्ट में कितना दिख रहा है? 7। अर्थात लास्ट में जो 7 दिख रहा है इसका मतलब संख्या कैसी है? विषम। हमने क्योंकि बताया है लास्ट में तो 1 मिले या 3 या 5 या 7 या 9। अब हम लोग देखेंगे सम और विषम संख्याओं के बाद में। सम और विषम संख्याओं के बाद में भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ये दोनों संख्याएं हम लोग एक ही साथ में देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। एक संख्या होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ना है। भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। एक हम लोग और पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। दोनों एक ही साथ में लिख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं। ये होती है प्राइम नंबर। ये कौन सी होती है? ये प्राइम नंबर होती है। आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ने से पहले आपको दो चीजें आनी बहुत जरूरी है। आप तभी सीख सकते हो भाज्य और अभाज्य संख्याओं को। क्या क्या? देखो, ये तो बाद में हम भी देख लेंगे। भाज्य और अभाज्य संख्याएं आपको क्या आना जरूरी है? ये भाज्य और अभाज्य सीखने से पहले आपको आनी जरूरी है सबसे पहले क्या? अपवर्तक और अपवर्त। तभी आप सीख पाओगे। ये हम भाज्य संख्या बाद में देखेंगे, पहले हम लोग अपवर्तक और अपवर्त सीखते हैं। अपवर्तक
एक होता है अपवर्तक और एक होता है अपवर्त। ये दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, ये आती है तभी आप भाज्य और अभाज्य संख्या की सही परिभाषा सीखते हो। वैसे तो आपने अभाज्य संख्या की परिभाषा सीखी है, जो संख्याएं एक से या स्वतः से कट जाती हैं भाज्य संख्याएं होती हैं। हालांकि इसमें आप एक चीज देखते हो कि एक एक थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले अपवर्तक और अपवर्त देखेंगे, बाद में देखेंगे भाज्य भाज्य की परिभाषा। अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं? अपवर्त जो होते हैं एक तरीके से मल्टीपल होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टीपल मतलब गुणज। ये क्या होते हैं? ये मल्टीपल होते हैं, गुणज। गुणज मतलब हम आपसे कहते हैं आप 6 का अपवर्त लिखो, 6 का अपवर्त। तो 6 का अपवर्त क्या होगा? इसका मतलब ये है आप 6 की टेबल लिख दो, 6 12 18 24 डॉट 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 आप कहीं तक लिख के ले जा सकते हो अंत तक। ये सब 6 के अपवर्त हैं, ठीक है। ऐसे ही आप किसी दूसरी संख्या का भी अपवर्त लिख सकते हो। मान चलो आप 2 का अपवर्त लिखना चाहते हो, उसका 2 का अपवर्त। तो अपवर्त जो होता है उसकी टेबल ही अपवर्त होती है, मतलब पहाड़ा। जैसे आप देख रहे हो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 एंड सो ऑन। आप अनंत तक लिख सकते हो। ये अपवर्तक और अपवर्त होते हैं। ये अपवर्त है आपका, क्या है ये अपवर्त? अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक में आपको बताना होता है, अपवर्तक का मतलब होता है एक तरीके से डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर मतलब उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ये देखना है। हम आपसे कहते हैं, मान के चलो हम आपसे ये बात कहते हैं कि आप 20 का अपवर्त लिखो, 20 का अपवर्त लिखो, 20 का अपवर्तक, सॉरी अपवर्तक। अपवर्त तो आपने सीख लिए हैं, अपवर्तक। तो ये 20 का अपवर्तक का मतलब क्या है? जितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 20 को काट सकती हैं, ये सब इसके अपवर्तक हैं। जैसे ऐसे अगर आप देखो तो एक संख्या है जो 20 को काट सकती है। अगर एक काटेगी तो फिर इधर से 20 भी काटेगी। ऐसे लिखने होते हैं आपको इस तरीके। देखो 20 वाला, ये जो 20 का अपवर्तक आपको सिखाया गया था, 20 के अपवर्तक में क्या हमने क्या बताया, एक बार फिर से देख लो, आप समझ में ना आया हो तो कैसे हमने बताया। अपवर्तक का मतलब ये होता है कि 20 का अपवर्तक अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 20 को काट सकती हैं। जैसे कि हमने बताया डिवाइजर, डिवाइजर का मतलब यही तो होता है। जैसे अपवर्तक इसका लिखोगे, मान के चलो अगर 20 को एक काट देगा, सबसे पहले क्या काटेगा? एक। अगर एक काटेगा तो इधर से 20 भी काटेगा। लिखने का तरीका सीखिए किस तरीके से लिखा जाए। फिर एक के बाद में दो काट देगा 20 को, अगर दो 20 को काटेगा तो फिर 10 भी काटेगा। इधर से क्या काटेगा? मतलब कि गुणा करके देख लिया था। आप यहीं पे देख लो, 20 को कौन दो काट रहा है तो कितनी बार काट रहा है? 10 बार। अगर 10 बार काट रहा है तो इधर दो, तो फिर इधर क्या आ जाएगा? 10। इस तरीके से देखते हैं। फिर क्या 3 काटेगा 20 को? नहीं काट सकता। 4 काटेगा? हाँ 4 काट देगा 20 को। 4 काटेगा तो फिर 4 पंचे 20, इसका मतलब 5 भी काटेगा। काटेगा ना? 5 भी काट देगा। फिर 5 काटेगा, 5 तो आप पहले लिख चुके हो। 5 काटेगा तो 4 काटेगा, बस। फिर नहीं तो अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे तो फिर सबको एक एक को चेक करोगे। अब आपने देख लिया 5 मिल गया, तो 5 के बाद इतनी संख्या है जो 20 को काटेंगे, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे आप इसका लिख के देख लो 36 का। जैसे हमने कहा 36 का अपवर्तक लिखना है, 36 का अपवर्तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप देखो वैसे लिखो जैसे हमने अभी लिखा था। एक काटेगा 36 को, एक काटेगा तो इधर से 36 भी काटेगा, 36। फिर दो काटेगा, दो काटेगा तो फिर दो कितनी बार काटेगा? 18 बार। कितनी बार काटेगा? 18 बार। तो इधर से कितना आ जाएगा? 18। फिर 3 काटेगा, हाँ 3 काटेगा तो 3 कितनी बार काटेगा? 12 बार काटेगा। आप भाग देकर भी देख सकते हो, जैसे आप 3 से देख रहे थे तो 3 से आप भाग देके देखो 36 में तो कितनी बार काट रहा है? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। तो इधर आप कितना लिख दोगे? 12। ऐसे ही अलग अलग करके आप देख सकते हो। क्या 4 काटेगा 36 को? कितनी बार काटेगा? 9 बार। कितनी बार काट रहा है? 9 बार। अब क्या काट रहा है? 5 काट रहा है? नहीं काट रहा है। 6 काटता है? 6 ही बार काटता है, तो 6 आप एक ही बार लिखोगे, 2 बार काउंट नहीं करोगे कि 6। हम लोग यहाँ पे अपवर्तक ढूंढ रहे हैं, डिवाइजर तो अलग अलग एक ही नंबर तो लिखा जाएगा। तो 6 और 6, 6 बार काटेगा तो फिर आप एक ही बार 6 लिखोगे। 7 काटेगा नहीं, 8 36 को काटेगा नहीं, 9 आपने पहले ही लिख लिया है। इसका मतलब बस अब इसके बाद में जितनी संख्याएं आनी थी वो पहले ही आ चुकी हैं।
तो 36 के कितने अपवर्तक निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपवर्तक हैं 36 के। आप अपवर्तक और अपवर्त की परिभाषा से ही आप डिफाइन कर पाओगे अभाज्य और भाज्य संख्याओं को। तो अब हम लोगों ने ये सीख लिया अपवर्तक। अब लोग इसके सारे से अभाज्य और भाज्य दोनों संख्याओं को देखेंगे बारी बारी से। आप किसी को भी पहले देख लो, भाज्य को देख लो या अभाज्य को देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लोग अभाज्य संख्या ही देख लो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब देखो उसी की जरूरत पड़ने वाली जो हम लोगों ने इससे देखो अभाज्य संख्या हम लोग सीख रहे हैं। अभाज्य संख्याओं में क्या हो गया, हमने बताया अभी जो आपको अपवर्तक और अपवर्त सिखाए थे वही प्रयोग होने वाले हैं इसमें। अभाज्य संख्याओं में जैसा कि इसमें लिखा है जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं, सिर्फ वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अपवर्तक होते हैं, हमने आपको अपवर्तक अपवर्त दोनों सिखाए हैं। जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं वही अभाज्य होते हैं। उदाहरण के लिए आप इसमें देख सकते हो 2 अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब डिवाइजर, किससे? डिवाइजर। अब मान के चलो आपने एक संख्या लिख ली, कोई संख्या लिख लो 17, आपने एक संख्या लिख ली 17 के देखो कितने अपवर्तक हैं, हमने क्या बताया था, आप काट के देखोगे 1 से कट रही है, 1 से कट रही है तो फिर 17 से कट रही है। इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या है ही नहीं जो 17 को काट सके। काटेगी भी तो फिर दशमलव में चली जाएगी, हम दशमलव की बात नहीं कर रहे। काटना चाहिए जो पूरा पूरा काट दे, तो वो सभी संख्याएं अगर काट देगी तब फिर वो ये संख्या जो है मान चलो जो 17 संख्या है जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक आप देख पा रहे हो, कितने? 1 और 2, 1 या तो फिर 17, 2 संख्याओं से कट रही है, तो फिर संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या, जिसके सिर्फ कितने अपवर्तक आप देख रहे हो? 2। और कोई दूसरी संख्या देख लो, दूसरी संख्या आप मान चलो कोई दूसरी संख्या देख लो, बड़ी संख्या देख लो, जैसे आप 29 को ले लो। कौन है 29? या तो इसे 1 से कटेगी या तो फिर 29 से कटेगी। तो ये संख्या कैसी है? ये भी, इसकी आप कितने अपवर्तक देख पा रहे हो? 2 अपवर्तक है, 1 और 29। अब आप ये पूछो कि यहाँ पर जो उदाहरण के लिए आप एक बात यहाँ पे एक चीज और देखो कि एक संख्या कैसी है? एक क्या है? एक क्या अभाज्य है? एक अभाज्य नहीं है। क्यों अभाज्य नहीं? हमने इसी वजह से आपको एक परिभाषा सिखाई अपवर्तक और अपवर्त वाली। हमने ये बात बताई कि वही संख्या अभाज्य संख्या होगी जिन संख्याओं के 2 अपवर्तक होने जरूरी हैं। सिर्फ कितने अपवर्तक हों? 2, ना तो 2 से ज्यादा हो और ना ही 2 से कम हो। तो आप एक का अपवर्तक 1 ही देखते हो, इसके 2 अपवर्तक आपको नहीं मिलते। इसी वजह से जो संख्या 1 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, और ना ही ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है। दोनों संख्याओं में से किसी में इसको काउंट नहीं किया जाता, ना तो भाज्य में किया जाता और ना ही अभाज्य में। अभी हम इसको भाज्य में भी लेके दिखेंगे। अभी आपने भाज्य संख्या सीख ली, अब आप सॉरी अभाज्य संख्या सीख ली, अब आप भाज्य संख्याओं को और देखो। अब आप लोग भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर में होता है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या में क्या होगा, जैसे अभी आपने अभाज्य में देखा था जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक हों, पर लेकिन भाज्य में ऐसा नहीं होगा। भाज्य में क्या होगा, जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हैं, 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हैं, अधिक अपवर्तक हैं, या तो 3 अपवर्तक मिले या तो 3 से अधिक अपवर्तक मिले, वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। कैसे होंगी? भाज्य संख्या। आप उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में आप देखो भाज्य संख्या की आप परिभाषा देख रहे हो, हमने क्या लिखा है, महत्वपूर्ण ये पूरी भाषा नहीं है। जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक क्या हो अपवर्तक, यही महत्वपूर्ण है। या तो 3 मिले या तो 3 से अधिक मिले। अच्छा 2 मिल जाएंगे तो फिर वो अभाज्य हो जाएगी,
3 या 3 से ज्यादा मिल जाएंगे तो सब भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर में सब काउंट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आप किसी को भी ले लो, मान चलो आप सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या ले लो क्या, 4। 4 में देखो 4 का एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। हमने क्या बताया था कि भाज्य संख्या वो सभी संख्याएं भाज्य संख्या होंगी जिनके 3 अपर तक मिल जाए या 3 से अधिक मिल जाए। तो आप कितने देख पा रहे हो, 1 2 3, इसके 3 अपर तक आपने देखे, इसका मतलब संख्या 4 कैसी है, भाज्य संख्या। आप और उदाहरण के लिए देख लो, कोई बड़ी संख्या ले लो, 16 ले लो। 16 या तो 1 से कटेगा या तो फिर 2 से या तो फिर 4 से या तो फिर 4 के बाद में या तो फिर 8 से या तो फिर 16 से। आपने इसके कितने वर्तक देखे, 1 2 3 4 5। हमने क्या बताया था, या तो 3 मिले या तो 3 से अधिक मिले। अधिक मिले इससे तुम्हें क्या दिक्कत है, इसका मतलब 3 से अधिक हो गए तो ये संख्या कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो आपने भाज्य और अभाज्य की परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से सीख ली। ये होती है भाज्य और अभाज्य की। आप यहीं पर हमने आपको बताया था, आप यहाँ पे एक को और देख लो, उदाहरण के लिए यहाँ एक को देखो। एक संख्या कैसी, हमने अभी बताया था ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। आपको पता है क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये चाहिए क्या कि भाज्य के लिए तो 2, अभाज्य के लिए हमें 2 अपर्तक चाहिए और भाज्य के लिए 3 या 3 से अधिक चाहिए। एक का अपर्तक एक ही मिलता है, इसी वजह से एक संख्या को ना तो भाज्य में काउंट किया गया है और ना ही अभाज्य में। तो एक संख्या है कैसी, एक को अन्य जगह काउंट किया गया, वास्तविक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में। बहुत सी संख्या है जहां एक को काउंट किया गया है, लेकिन भाज्य और अभाज्य से इन्हें दूर रखा गया है। आप महत्वपूर्ण 2 पॉइंट और लिख लो। आप सबसे पहले देखो, सबसे छोटी 2 पॉइंट लिख लो आप। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है। कितनी है, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कितनी है, 4 ही पहली संख्या है जिसके 3 अपर्तक मिलते हैं। अगर आप 3 को ले लोगे तो फिर 3 में 2 ही अपर्तक मिलेंगे, तो फिर 3 कैसे हो जाएगी, अभाज्य। हम कौन से लिख रहे हैं, भाज्य के लिए, तो सबसे छोटी क्या है, 4। आपने समझ लिया, भाज्य और अभाज्य में, अभाज्य संख्याओं में अपवर्तक चाहिए सिर्फ 2 और भाज्य संख्या में 3 या 3 से अधिक मिल रहे हैं। अब अन्य संख्याओं को देख लो, बहुत सी संख्या हैं, हम लोग बारी बारी से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप प्राकृतिक संख्या लिखो। अब हम लोग सिर्फ इनके एग्जाम्पल देखेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर संख्या है। नेचुरल नंबर में आप इनकी संख्याओं के उदाहरण से स्पष्ट कर दो बस, इनमें बहुत ज्यादा विशेष नहीं होता, जो होता है हमने आपको बता दिया। इसमें क्या होगा, संख्याओं से आप स्पष्ट करोगे तो सबसे छोटी संख्या, इसकी प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 डॉट 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 अनंत। प्राकृतिक संख्या कोई भी आपको ऋणात्मक नहीं मिल सकती है, प्राकृतिक संख्या में आपको 0 नहीं मिल सकता है। तो ये कौन सी है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक के बाद में आप एक संख्या लिखो, पूर्ण संख्या। कौन सी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर्स में आपको बताया जाएगा, होल नंबर होगी बिल्कुल प्राकृतिक संख्या जैसी होगी, पर लेकिन इसमें अलग से और क्या जुड़ा होगा, इसमें 0 को और काउंट कर देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये कैसी बनी, ये प्राकृतिक संख्या बनी, ये पूर्ण संख्या बनी। इसके बाद में हम लोग और देखेंगे, प्राकृतिक पूर्ण के बाद हम लोग पूर्णांक संख्या और देखेंगे। कैसी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर। क्या होते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स।
इसमें क्या होगा, इंटीजर नंबर और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोगों ने 3 भागों में बांट रखा है। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी आती है, जीरो भी आता है और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। इसका मतलब इसे हमने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। कैसे? पूर्णांक संख्या का सबसे पहला पार्ट तो क्या है, धन पूर्णांक। क्या है? धन पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक में आपने देखा क्या क्या आएगा, धन पूर्णांक में भाई 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक आएगा। फिर क्या आपने धन पूर्णांक के बाद में क्या लिखोगे, ऋण पूर्णांक। क्या आएगा, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर। क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, माइनस वाली सभी संख्याएं, -1 -2 -3 डॉट 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 एंड सो ऑन तक, आप जहां तक लिख पाओ, ये माइनस में होगी। इसके बाद में लास्ट में एक और आएगा, लास्ट में एक और आ जाएगा कि शून्य पूर्णांक। कौन आ जाएगा, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में सिर्फ एक ही संख्या होगी, आपको पता है, शून्य पूर्णांक। जीरो इंटीजर, क्या बोलते हैं इसे, जीरो इंटीजर। तो इसमें सिर्फ एक ही आएगी संख्या, कौन सी, आपको पता है, जीरो। बस इसे 3 भागों हमने बांटा है पूर्णांक संख्या को, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो इस आधार पर अगर आप पूरी पूर्णांक संख्या को एक साथ लिखना चाहते हो तो फिर कैसे लिखोगे। इसे अगर आपको लिखना है तो आप सबसे पहले जीरो लिखो। जीरो तो भाई ना तो धनात्मक में होता है ना ऋणात्मक में होता है। फिर क्या लिखोगे, प्लस माइनस का एक, क्योंकि आपने देखा प्लस का भी एक आया और माइनस का भी एक आया। फिर क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 2। फिर क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 3 डॉट 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 अनंत तक। इसका मतलब आपने क्या देखा, पूरा ये जो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पे आपने क्या देखा कि जीरो भी है, प्लस माइनस दोनों में एक है, प्लस माइनस 2 में 2 है, फिर 3 है, डॉट 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 अनंत तक इस तरीके से दी गई। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद में हम लोग संख्याएं देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या और देख लेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपसे छांटने के लिए कभी कभी क्या दी जाती हैं, हालांकि इसे छांटने के लिए बड़ा आसान तरीका है, देखिए आप लोग। वैसे तो अगर आपसे परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो ये दोनों के दोनों भाग वास्तविक संख्या के ही दोनों भाग हैं। वास्तविक, वैसे तो देखा जाए वास्तविक संख्या में सब कुछ आ जाता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, चाहे प्लस की वैल्यू हो, चाहे माइनस की हो, चाहे अंडर रूट हो, कुछ भी हो, सब कुछ वास्तविक संख्या में आ जाता है। इसका मतलब जितनी भी संख्याएं बनी हैं वो सब संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं। कैसी हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। माइनस अलग ही, अगर आप इसमें एक अलग से पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स संख्या, तो कॉम्प्लेक्स संख्या में आपको इमेजिनरी पार्ट अलग और रियल पार्ट अलग सिखाया जाता है। पर लेकिन आप यहाँ देख रहे हो तो इस दृष्टिकोण से इसमें क्या होगा कि जो वास्तविक संख्या है इसे आप अलग अलग तरीके से, 2 तरीके से देख सकते हो। एक तो देख सकते हो परिमेय संख्या, किसमें, परिमेय संख्या, और एक देख सकते हो किसमें, अपरिमेय संख्या। किसमें, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, कैसी है, रेशनल नंबर। और ये कैसी है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय छांटने के लिए बड़ा अच्छा एक तरीका है। वैसे अपरिमेय और परिमेय बहुत लॉन्ग है, पर लेकिन आप एक तरीके से छांट सकते हो बड़ी आसानी से। हम तुम्हें एक सीधा सा तरीका बताएंगे, हम वो नहीं सिखाएंगे जो किताबों में लिखा है। किताबों में तो ये लिखा होगा कि परिमेय संख्या वो सभी संख्याएं परिमेय होती हैं जो p बटे q के रूप में होती हैं, यही तो लिखा होता है भाई। यही बात बताई जाती है किताबों में, वो सब संख्याएं परिमेय होती हैं जो p बटे q के रूप में होती हैं। और ये भी बता देते हैं कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय बता देते हैं वो p बटे q के रूप में ना हो, p बटे q के रूप में ना हो तो संख्याएं कैसी हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाती है। लेकिन आप इस तरीके से नहीं, एक दूसरे तरीके सीखो।
ये बता देते पी बटे क्यू के रूप में ना हो और ये पी बटे क्यू के रूप। अगर इस तरीके से देखो तो ये तो पूरी संख्या खत्म होगी, परिमेय और अपरिमेय। पर लेकिन ऐसे नहीं, आप दूसरे तरीके सीखो परिमेय अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या देखने के लिए, छांटने के लिए बहुत अच्छा एक क्लू तरीका है कैसे देखनी है। जिन संख्याओं में आपने पढ़ा होगा बार एक होता है, क्या बार, बार आपने पढ़ा है। जैसे आपसे कह दिया जाए 1/3 को काटो, तो आप अगर भाग दोगे तो 0.33333 लगातार रिपीट होता रहेगा। आपको नहीं पता है कहां तक रिपीट होते चला जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो फिर आप इसमें बार चढ़ा लेते हो, क्या कर देते हो 0.3 पे बार चढ़ा दिया, ये होता है बार। इसे हल करने का तरीका क्या होता है कि भाई ये बार हटाओगे, दशमलव भी हटा दो, तो 3 बटे जितने बार संख्याओं पे लगे उतने नीचे क्या लिख दो 9 लिख दो। जैसे मान चलो इसे हल करना है तो 3 एक संख्या पे बार लगा है तो 9, तो फिर 3 से काटो तो वापस वहीं जहां थे आप वहीं पहुंच गए, कहाँ 1/3 में, ऐसे हल किया। तो परिमेय संख्या वो सब संख्याएं परिमेय हैं जिन संख्याओं पे आप या तो पूरी पूरी कट जाए, या तो पूरी पूरी कट जाए, या ना भी कटे तो फिर आप उनमें बार चढ़ा सको, मतलब एक सीक्वेंस से रिपीट हो। कैसी परिमेय संख्या में क्या लिखोगे भाई, मान चलो उदाहरण में आप देखो, या तो संख्या कट जाए पूरी पूरी, आपने संख्या लिख दी 4/2, ये भी तो परिमेय है, आपने काट दिया तो 2 आ गया, कितना आ गया 2, 2 के बटे में आपने लिख लिया 1, तो ये p बटे क्यू के रूप में आ गई और p बटे क्यू के रूप में आ गई, तो फिर ये परिमेय हो गई। ठीक है, और इसमें आप इसमें इसको भी काउंट कर सकते हो। हमने क्या बताया, या तो पूरी पूरी कट जाए और या ना कटे तो एक सीक्वेंस में रिपीट हो, मतलब लगातार 0.3333 लगातार आए तो फिर आप बार चढ़ा सको। इसका मतलब जिन संख्याओं को या तो पूरी कट जाए या तो जिनमें आप बार चढ़ा सको, तो वो संख्याएं कैसी होंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। और जिनमें आप बार नहीं चढ़ा सकते हो वो सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बस इतनी सी परिभाषा है छोटी सी, इस तरीके से आप सीखो, आपको अपरिमेय और परिमेय संख्या छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों ने वो किताब की भाषा सीखी तो उसमें फिर आप अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को छांटने में बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। तो इस तरीके से आप सीखो। हम फिर से रिपीट करते हैं कि परिमेय वो सब संख्याएं होंगी जिनमें अगर दो संख्याएं बटे और अंश और हर के रूप में दी गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूप में, अगर आप काटो या तो पूरी पूरी कट जाए, कटने के बाद नीचे आप 1 लिख दो, p बटे q हो गया, इसका मतलब संख्या कैसी हो गई, परिमेय। या तो फिर ना कटे तो फिर अगर रिपीट हो रही हो तो उसे आप बार के रूप में लिख सको, तब भी संख्या परिमेय होगी। और अपरिमेय संख्या कब होगी भाई, ना तो उसे आप बार के रूप में लिख सकते हो और ना ही संख्या पूरी पूरी कट रही है। जैसे कि आप देखो लगातार रिपीट हो तो किस तरीके से रिपीट हो, आपने भाग दिया 3.04, फिर 0.04 आ जाए, फिर 0.004 आ जाए, मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक बार 0 आया, फिर 4, फिर 2 बार 0, फिर 4, फिर 3 बार 0, फिर 4, आपको 4 बार भाई मान लो 0 आ गया, फिर 4 आ जाए, डॉट 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 अनंत तक ऐसे ही लिखी। आपने क्या देखा भाई, रिपीट तो जो संख्या लगातार रिपीट हो रही होती आप उसी में बार चढ़ा देते हो, पर लेकिन यहाँ तो लगातार थोड़ी रिपीट हो रही। एक बार 4 आया था, आपने देखा 2 बार, एक बार पहले 0 आया, फिर 2 बार 0 आया, 3 बार, मतलब कि ये कोई इसका नियम नहीं है, लगातार रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग तरीके से। अब इसमें आप बार नहीं चढ़ा सकते हो, तो जिन संख्याओं में आप बार नहीं चढ़ा सकते हो या पूरी पूरी नहीं कट रही है वो सब संख्याएं अपरिमेय है। और जो संख्याओं में आप बार चढ़ा सकते हो या कट जाए पूरी पूरी, वो सब संख्याएं कैसी हैं, परिमेय। यही छोटी सी परिभाषा है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, उसको और देखिए। इसमें बहुत सी संख्याएं दी गई होंगी, हम उन्हें छांट के बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। आप इसी तरीके जैसे हमने बताया है इसी तरीके से आप छांटने का प्रयास करो, आप छांट लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिमेय संख्या में एक और बताया जाता है कि जो पाई होता है, पाई बहुत ही बाधित है। पाई के लिए बताया गया कि पाई अगर लिखा है तो ये काउंट किया जा रहा है परिमेय में, पर लेकिन पाई का मान कहीं लिखते 22/7, तो इसको परिमेय में काउंट कर लेते हैं। ये भी याद रखिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, ये विवादित बहुत है। परिमेय संख्या अगर तुमसे पूछा जाए 22/7 कैसा है तो परिमेय, पर लेकिन अगर उसने पाई लिख दिया कहीं, ये मान उसी का 22/7 पाई का ही मान है, पर लेकिन ये इसको अपरिमेय कर देते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो पाई का मान 22/7 है ही नहीं, अगर होता तो फिर दोनों एक में ही रहते ना। पाई का मान सिर्फ हम लोगों ने सवाल की कैलकुलेशन के लिए 22/7 रख लिया है, वास्तव में पाई का कोई सही मान 22/7 है ही नहीं। आप देखते हो छोटा सा वृत्त बनाओ या बड़ा सा वृत्त बनाओ, सभी के लिए आप 22/7 ही यूज करते हो, ऐसा कैसे?
भाई छोटे से वृत्त के लिए कम होना चाहिए था, बड़े से वृत्त के लिए आप चाहे ब्रह्मांड का पूरा वृत्त बना दो तब भी आप पाई के लिए 22/7। इसका मतलब क्या है, ये 22/7 जो आप मान का प्रयोग कर रहे हो, ये आपने सवाल को कैलकुलेशन मतलब हल करने के लिए ले लिया है, और पाई का कोई सही मान 22/7 नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये दोनों को एक में ही काउंट होना चाहिए था, पर लेकिन ये अलग अलग इसी वजह से काउंट होते हैं। ठीक है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या आपने सीख ली। इसमें कई एक अपरिमेय और परिमेय संख्याएं किताब में, इन्हें छांट के आपको बता देते हैं कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। अपरिमेय संख्या में और भी देखो चीजें आती हैं। अपरिमेय में जितनी भी अंडर रूट से चीजें बाहर नहीं निकल पा रही उनको आप लिख सकते हो, जैसे √2 पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगी। आप अगर √4 लिखो तो 4 में आपने देखा क्या, इसे आप कर सकते हो 2 × 2, तो ये बाहर आ गई। बाहर आ गई तो आपने बटे में 1 लिख दिया, तो P/Q के रूप में आ गई। तो फिर ये 4 कैसे हुई, ये तो परिमेय हो गई ना। पर लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब क्या है, वो सब संख्याएं जो पूर्ण रूप से बाहर ना निकल सके। ये निकलेगी तो दशमलव में आएगी, हमें संख्या दशमलव में नहीं चाहिए। इसका मतलब √4 अगर लिख दे कहीं तो फिर वो परिमेय है, क्योंकि उसका मान 2 हो जाएगा। √2 लिखा है या √3 लिख दे या √5 लिख दे, मतलब जिसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। अर्थात अंडर रूट वाली संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती है, पर लेकिन ऐसे अंडर रूट में ना लिखी हो जो बाहर निकल सके। आपने उसने अंडर रूट के अंदर एक कोई परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया, मान के चलो 225 लिख दिया, आपको पता है ये 15 का वर्ग, ये जो 225 है 15 का क्या होता है, वर्ग होता है। आपने बाहर निकाल लिया, बटे में 1 लिखा, ये कैसी हो गई, तो परिमेय हो गई। तो फिर संख्या ऐसी होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से बाहर ना निकल सके, और निकले भी तो दशमलव में आए। हमें ये संख्या जो दशमलव में नहीं आराम से बाहर निकल रही है, वो संख्या कैसी है, वो तो परिमेय है। ये कैसी है, परिमेय। पर लेकिन हम लोग कौन सी देख रहे हैं, अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, ये संख्या है। या इसमें आप और लिख सकते हो √7 या √11, बहुत सी संख्याएं जिन्हें आप अंडर रूट से बाहर ना निकाल सको। अब आप अपनी किताब से देख लो, कुछ संख्याओं को छांट लेते हैं हम लोग अलग अलग। किताब में आपको दी गई सबसे पहली संख्या 5। कह रहे हैं 5 कैसी है, आपको पता है 5 के बटे में 1 लिख दोगे तो ये P/Q के रूप में आई, तो कैसी है, ये परिमेय। परिमेय के लिए आप रेशनल लिख सकते हो, क्या रेशनल। फिर इसने बताया -2, -2 के बटे में भी आप 1 लिख सकते हो, इसका मतलब ये भी कैसी है, रेशनल है। और बहुत सी 7/5, आपको पता है काटोगे तो कट जाएगी पूरी पूरी, नहीं कटेगी तो फिर रिपीट होने लगेगी एक संख्या के बाद में। आप काटो, 5 से काटो तो कितनी बार जा रहा है, 5 दूनी, सॉरी 5 × 5, अब कितना बचा 2, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा, तो 5 चौको 20। ये संख्या पूरी पूरी कट गई, बटे में आप 1 लिख सकते हो, तो P/Q के रूप में। इसका मतलब ये भी कैसी है, रेशनल संख्या है। 0 को देख रहे हैं, 0 भी परिमेय संख्या है, ये बात याद रखिएगा, कहीं लिख लो कि 0 के बटे में आप 1 लिख सकते हो, P/Q के रूप में आ जाएगी। इसका मतलब कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अपरिमेय संख्या में बहुत सी संख्याएं दी गई, उसमें वही बताएं जो हमने आपको बता दी, √2, √3, √5, ये देखने की जरूरत नहीं। आपने विभाज्यता के नियम पढ़ लिए हैं, संख्याएं आपने पढ़ ली। अभी आपको और 1-2 चीजें पढ़नी है। स्थानीय मान, स्थानीय मान तो बहुत छोटी चीज है, इसे आप तुरंत देख लो, मान के चलो जहां जैसे होता है उसी आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान भी देख लो आप लोग। स्थानीय मान निकालने के लिए और बताया गया भाई इस टॉपिक में, स्थानीय मान। स्थानीय मान देखो, ये एक होता है, एक स्थानीय मान होता है और एक जातीय मान होता है। 2 मान निकाले जाते हैं, एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान दोनों देख लो, आप एक चीज देख लो, दोनों देख लो। जातीय मान, हालांकि जातीय मान आपके टॉपिक में नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ये कौन सी होती है, फेस वैल्यू। और ये कौन सी होती है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो ये 2 तरीके के मान होते हैं। स्थानीय मान कैसे निकालोगे, मान चलो आपने संख्या लिख दी 7, 2, 4, 6, 5। अब उसने कहा हमें 4 का स्थानीय मान चाहिए, किसका चाहिए, 4 का। तो 4 के निकालने के लिए आप सबसे पहले ये देखो कि 4 किस नंबर में आ रहा है, 1, 10, 100। इसका मतलब ऐसे गिन लो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, सैकड़ा में। तो सैकड़ा के लिए आप जब सैकड़ा लिखते हो तो इसका मतलब ऐसे ही तो 100 लिखते हो ना, इसका मतलब इससे आपको गुणा करना पड़ेगा, किसमें, 4 में। तो 4 के साथ में आप इसी 100 से गुणा कर दो, तो 4 का स्थानीय मान इस सवाल में कितना है, 400 है।
छोटी सी बात है, अगर कोई आपसे दूसरा स्थानीय मान पूछ लेता, अभी आपसे 2 का स्थानीय मान पूछ लेता, तब भी आप निकाल लेते। 2 गुणे आपको पता है ये कहाँ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में आ रहा है, तो आप क्या करते, 1000 से गुणा कर देते, तो यहाँ इसका मान कितना आने लगता, 2000। कितना आ जाता भाई, उसी नंबर से गुणा करना होता है जिस नंबर पे आ रहा होता है, जिस स्थान पे आ रहा होता है। ऐसे ये 1 से मतलब इकाई का, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो सैकड़ा से गुणा करोगे। ये हजार में आ रहा है तो किससे करोगे, 1000 से करोगे। बहुत सिंपल है। ये स्थानीय मान है, छोटे से होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आप लोगों ने सीख ली। ये आप जाति मान और देख लो, जाति मान इससे भी ज्यादा सिंपल है, स्थानीय मान से भी ज्यादा। ये क्या होता है, जाति मान में जो संख्या लिखी, मान चलो 4, 2, 7, 3, 6, 5। अब वो तुमसे कह दे कि इसमें 7 का जाति मान बताओ, संख्या में 7 का जातीय मान बताओ। क्या बताओ, जातीय मान। तो जातीय मान क्या है, जैसा उसमें लिखा ही गया फेस वैल्यू, मतलब जो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 7 का स्थानीय मान, बस वही 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, जो संख्या लिखी गई है वही उसका जातीय मान है। तुमसे कहते इस संख्या में 4 का जातीय मान बताओ, संख्या में जातीय मतलब मान बताओ इसका 4 का, तो फिर कितना हो जाएगा, 4। मतलब जो दिया जाता है वही हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा सरल है, स्थानीय मान से भी ज्यादा सरल। अब तुमसे कोई कह दे 6 का जातीय मान बताओ, तो कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। तो ये हो गया तुम्हारे स्थानीय मान और जातीय मान। ये तो नहीं था, ये भी आपने सीख लिया। इसके बाद में इसमें टॉपिक में क्या बचता है, इसमें 1-2 चीजें और बच जाती हैं। आपने सुना होगा छोटी छोटी, अनुवर्ती, एक होता है अनुवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, और एक होता है उत्तरवर्ती। शायद इतने ही वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उत्तरवर्ती। इनसे भी सवाल कभी कभी बना देते हैं। उत्तरवर्ती मतलब क्या है, उत्तर मतलब बाद में आना। क्या है, उत्तरवर्ती का मतलब बाद में आना, पूर्ववर्ती का मतलब पहले आना। ये तो दोनों स्पष्ट होते हैं नाम से, पर लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अनुवर्ती, आप अनुवर्ती का मतलब पहले समझोगे, पर लेकिन ऐसा नहीं है। जो संख्या बाद में आए क्रम में, वो संख्या अनुवर्ती कहलाती है। लाइक आपसे कह दिया जाए कि 7 की अनुवर्ती बताओ, अनुवर्ती, तो 7 की अनुवर्ती 6 ना लिख देना, क्योंकि आपको अनु से आप पहले का अर्थ लगाओगे, पर लेकिन ऐसा है नहीं। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या। तो 7 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा, 8। यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये तो दोनों बहुत सिंपल हैं, जैसे इनके नाम वैसे इनके काम। पर लेकिन इसमें क्या है, इसमें होता है कि ये दिखता तो ऐसा, इसे अनुवर्ती मतलब पहले होगा, पर ऐसा है नहीं। अनुवर्ती का मतलब बाद में होता है। आपसे कोई कह दे 10 का अनुवर्ती बताओ, तो सीधी सीधी बात है, 10 का अनुवर्ती, तो आप इसमें फिर से लिख सकते हो भाई, 10 के बाद में कितना आता है, 11। तो फिर 10 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा, 11। तो ये हो गया अनुवर्ती, ये तुमने सीख लिया। इसके बाद में आप ये सीख लो, कौन सा, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। क्या होता है, पहले। तो 7 का पूर्ववर्ती, क्या लिखा है, पूर्ववर्ती। तो 7 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा भाई, 7 का पूर्ववर्ती हो जाएगा तुम्हारा, 7 से पहले क्या आता है, एक घटा दोगे भाई। इसमें क्या होता है, एक जोड़ दिया जाता है। ऐसे मान चलो 7 का लिखना, तो 7 + 1 मतलब 8। 10 का लिख रहे थे, तो 10 + 1 मतलब 11। तो इसमें क्या होता है, घट जाता है। घटने का मतलब 7 में 1 घटा, तो यहाँ कितना बचा, 6 बचा। इसके बाद में ये पूर्ववर्ती, जैसे मान चलो तुमसे कोई कहते 82 का पूर्ववर्ती बताओ। क्या बताओ, पूर्ववर्ती। तो फिर क्या होगा भाई, पूर्ववर्ती निकाल लो, एक घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 82 में आप एक घटा दोगे तो कितना बचेगा, 81। तो ये हो गए आपके पूर्ववर्ती, ये भी आपने सीख लिए। लास्ट में एक और बचता है, कौन सा, उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का अर्थ भी यही होता है जो अनुवर्ती का अर्थ होता है। इसका मतलब दोनों एक ही बात व्यवहार करते हैं कि अलग अलग 2 नाम रख दिए गए। उत्तरवर्ती का मान सीधा सीधा वही हो जाएगा। उत्तरवर्ती से मतलब ये, मान चलो आपसे कोई कह दे 101 का उत्तरवर्ती बताओ, का उत्तरवर्ती बताओ, तो उत्तरवर्ती कितना हो जाएगा भाई। उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद में, तो फिर बाद के लिए क्या करोगे, एक जोड़ दोगे। पहले के लिए एक घटा देते हैं, बाद के लिए एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती भी। अब सिर्फ तुम्हारा एक चीज बचती है, रोमन अंक।